नमस्कार साथियों, बीए सेकेंडरी के तर्कशास्त्र की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अपने पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि सापेक्ष तर्क वाक्य व निरपेक्ष तर्क वाक्यों में क्या अंतर होता है। निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसको निरुपाधिक तर्क वाक्य भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसका जो एक ही नाम है वह कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। आगे इसमें आएगा निरपेक्ष न्याय वाक्य। ये है निरपेक्ष तर्क वाक्य। निरपेक्ष तर्क वाक्य, इसमें हमें पहचान ये करनी है, ये है निरुपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य। वो आएगा निरुपाधिक या निरपेक्ष न्याय वाक्य। तो तर्क वाक्य और न्याय वाक्य की हमें पहचान करनी है। तर्क वाक्य जो होगा वो सिंगल आएगा और न्याय वाक्य जो न्याय वाक्य यानी सिलोजिज्म यानी युक्ति सिंगल नहीं आएगी। युक्ति में कुछ आधारभूत वाक्य होंगे और एक केवल निष्कर्ष वाक्य होगा। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, इसको बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। दूसरा अंततर्क वाक्य जो होगा उसमें पद दो ही होंगे, उद्देश्य पद और विधेय पद। जबकि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या निरुपाधिक न्याय वाक्य जो आएगा उसमें तीन पद होंगे, उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्यम पद। अभी हम ये पढ़ रहे हैं निरुपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य या कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इसमें हमने पिछले व्याख्यान में जाना था कि इसमें कुल 4 घटक होते हैं, 4 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर इस तर्क वाक्य की रचना होती है। नंबर 1 था इसमें उद्देश्य पद, जिसको अपने शॉर्ट में उपपद भी बोलते हैं। नंबर दूसरा जो है वो विधेय पद, इसको वो पूरा लिखो, वो उद्देश्य पद। नंबर 2 विधेय पद। नंबर 3 था इसमें परिमाण और नंबर 4 था इसमें गुण। यानी इन चारों से मिलकर निरुपाधिक तर्क वाक्य की रचना होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि गुण उसमें कहाँ आएगा, परिमाण कौन सा होगा, उद्देश्य पद कौन सा होगा, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी कबूतर पक्षी हैं, पहले वाला वाक्य है सभी कबूतर पक्षी हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें उद्देश्य की पहचान करते हैं कि उद्देश्य पद कौन सा होगा। मैंने एक बात बोली थी, जिस पद का वर्णन किया जा रहा हो, जिस पद की विशेषता बतलाई जा रही हो, उसे ही उस पद का उद्देश्य पद कहते हैं। तो सभी कबूतर पक्षी हैं, किसका वर्णन किया जा रहा है, किस पद की विशेषता के बारे में अपने बोल रहे हैं, कबूतर के बारे में बोल रहे हैं। तो कबूतर जो होगा वो इस तर्क वाक्य का उद्देश्य पद कहलाएगा। उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उस पद का विधेय पद कहा जाता है। तो कबूतर के बारे में क्या कहा हमने, पक्षी है। उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे उस पद का विधेय पद मानते हैं। तो हमने कबूतर के बारे में क्या बोला कि वो पक्षी है, इसलिए पक्षी को इस तर्क वाक्य का विधेय पद कह दिया जाता है। फिर परिमाण की बात करते हैं। परिमाण में हमने जाना था कि परिमाण किसे कहते हैं कि कोई तर्क वाक्य या तो अपने सभी वर्गों के बारे में बात बोलेगा या वो कुछ वर्गों के बारे में बात बोलेगा। तो ये सभी या कुछ जो है इसे ही उस तर्क वाक्य का परिमाण कहते हैं। अब इसमें पहले वाला पद क्या आया है, सभी आया है, तो ये सभी जो है ये परिमाण है। आप पीछे पता गुण, किसी तर्क वाक्य में उद्देश्य व विधेय, कबूतर और पक्षी, इनके संबंध को या तो स्वीकार किया जाएगा या तो यह बोला जाएगा कि हाँ है, या ये बोला जाएगा कि नहीं है। सभी कबूतर पक्षी हैं या सभी कबूतर पक्षी नहीं है, तो है या नहीं है, इसे ही इस तर्क वाक्य का गुण कहा जा रहा है, क्वालिटी कहा जा रहा है।
तो ये है क्या हो गया, गुण हो गया, क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय यानी कबूतर और पक्षी के संबंधों को स्वीकार किया गया है। यदि यहाँ आता नहीं है तो भी ये गुण होता, उसमें कबूतर और पक्षी के संबंध को स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे यहाँ आ जाए कि कोई पक्षी कबूतर नहीं है, तो नहीं है इसको अपने गुण मानेंगे, इसमें नहीं है, इसमें केवल है तो है को अपने गुण मानेंगे। तो ये हो गया परिमाण, सभी, कबूतर उद्देश्य पद, पक्षी विधेय पद, और है जो है ये गुण। तो इस प्रकार से निरुपाधिक तर्क वाक्य की संरचना क्या होगी, सबसे पहले इसमें परिमाण आएगा, सामान्य है ना, परिमाण आएगा, फिर इसमें उद्देश्य आएगा, फिर इसमें विधेय पद आएगा, और फिर इस लास्ट में इसमें गुण आएगा। कोई भी निरुपाधिक तर्क वाक्य होगा उसका सामान्यतः संरचना, सामान्यतः उसका स्वरूप जो है वो इस प्रकार से होगा, परिमाण प्लस उद्देश्य प्लस विधेय प्लस गुण। इसी तरह अपने कोई दूसरा वाक्य भी ले सकते हैं। कुछ कवि शराबी हैं। कवियों के बारे में अपने बात बोल रहे हैं, कवियों का वर्णन कर रहे हैं, कवि के बारे में अपने बता रहे हैं, कवि की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं अपने, कि कवि जो है कुछ से वो ऐसे हैं जो शराबी हैं। तो कवि क्या हो गया, उद्देश्य पद हो गया। उद्देश्य पद कवि है, कवि के बारे में हमने क्या बोला कि वो शराबी है, तो इसका मतलब उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं, ये जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं उसे उस पद का विधेय पद कहते हैं। अब हमने सारे कवियों के बारे में बोला है ये, या कुछ के बारे में बोला है। पहले वाले वाक्य में हमने सारे कबूतरों के बारे में बोला है, इसमें हमने सारे कवियों के बारे में न बोलकर कुछ कवियों के बारे में बोला है। तो जिस तर्क वाक्य, कोई तर्क वाक्य है वो या तो अपने वर्ग के सभी सदस्यों की बात करेगा जैसे इसमें की है, या वो तर्क वाक्य उस वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में बात करेगा। तो यहाँ तर्क वाक्य ने कुछ सदस्यों के बारे में बात की है, तो क्योंकि सभी और कुछ ये सब क्या है, ये परिमाण है। अब कवि और शराबी का संबंध, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों के संबंधों को इसमें स्वीकार किया गया है ना। लास्ट में या तो स्वीकार किया जाए, इसमें भी क्या है, सभी कबूतर पक्षी हैं, कुछ कवि शराबी हैं। तो ये है वाला जो पद है इसको अपने बोलते हैं गुण, क्योंकि गुण में यही बात होती है कि उद्देश्य और विधेय पदों के संबंधों को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। इस पर हमने स्वीकार किया है इसलिए इसको गुण कहते हैं। तो संरचना वही बन के तैयार हो गई, परिमाण, उद्देश्य पद, विधेय पद और गुण। एक ये तो है वाले हैं, इसमें से आपने कोई नहीं वाला भी देके देखते हैं। जब है के बारे में अपने बात कहते हैं, सारों के बारे में हमें कोई बात बोलनी हो, हम कहते हैं सभी मनुष्य बुद्धिमान है, सभी मनुष्य बुद्धिमान है। तो सब सारों के बारे में हमें बात बोलना हो तो हम बोलते हैं कि सभी मनुष्य या प्रत्येक मनुष्य बुद्धिमान है, सभी मनुष्य बुद्धिमान है। लेकिन यही बात हमें अगर सारों के बारे में नहीं बोलना हो, जैसे आपने बोले सारे मनुष्यों के लिए एक लाइन बोले कि सारे मनुष्य कुत्ते नहीं हैं, या सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, सारे मनुष्य जानवर नहीं है, तब तर्कशास्त्र कहता है कि जब आप इस बात को नहीं में बोलो, वही बात जब आपको नहीं के रूप में बोलनी है तब आपको कोई शब्द का इस्तेमाल करना है। कोई, जैसे कोई मनुष्य शराबी नहीं है, कोई मनुष्य शराबी नहीं है, ये तरह का। अब इसको पॉजिटिव बनाना है और इसमें होगा
सभी मनुष्य शराबी हैं। सभी मनुष्य शराबी हैं। ये पॉजिटिव हो गया वाक्य, सभी मनुष्य शराबी हैं, पॉजिटिव। अब इस वाक्य को नकारात्मक में हमें बोलना है तो तदर्थात कह जाए कि हम यहाँ ये वाक्य नहीं करना कि सभी मनुष्य शराबी नहीं है। जब हमें किसी चीज को, सारे मनुष्यों के बारे में कोई बात है तो उसको हमें ऐसे स्वीकार करना है, तो हम ये बात नहीं बोलते कि सभी मनुष्य शराबी नहीं है। हम सभी के लिए एक अन्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई मनुष्य शराबी नहीं है। सभी पक्षी कबूतर हैं, ये बात हो गई। अब हमें जब इस बात को ऐसे स्वीकार करना है, हम ये नहीं बोलते कि सभी कबूतर पक्षी नहीं है, हम ये बोलते हैं कोई कबूतर पक्षी नहीं है। तो ये यहाँ सभी वाली जो बात है, इसको हमें, इस वाक्य को हम स्वीकार नहीं करते। जब हमें सारों के बारे में पॉजिटिव बात बोलनी है के रूप में बात बोलनी है, वो सभी के बारे में बात करनी हो, ध्यान से सुनो इसको। जब हमें सभी के बारे में बात बोलनी हो और वो बात पॉजिटिव हो, यानी है हो लास्ट में, तब तो हमें यहाँ सभी आएगा। प्रत्येक के बारे में बात करें, प्रत्येक मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तब तो यहाँ सभी आएगा और लास्ट में है आएगा। और यही बात हमें जब यहाँ नहीं है के रूप में बोलना हो, वर्ग वही है सभी वाला, लेकिन ये बात हमें नहीं है के रूप में बोलनी है, तो पहले वाला पद केवल इसमें चयन हो जाएगा, सभी की जगह कोई आ जाएगा कि कोई मनुष्य शराबी नहीं है, ये वाला होना चाहिए। तो जब अपने सारों के बारे में है स्वीकार करने वाली बात बोलते हैं, तब तो यहाँ सभी लगाते हैं, लास्ट लगता है। जब प्रत्येक के बारे में अपने बात कर रहे हैं और हम निषेध की बात करते हैं, हम नकारात्मक की बात करते हैं, तब यहाँ सभी पद हटा देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे कि कोई मनुष्य शराबी नहीं है, सभी पंखे खराब हैं, ये वाक्य। अब इसी वाक्य को नेगेटिव रूप में बोलना है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी पंखे खराब नहीं है, उसकी जगह हम ये बोलेंगे कोई पंखा खराब नहीं है। तो सभी में जब पॉजिटिव हो तब यहाँ सभी पद का प्रयोग करना है, और जब नेगेटिव हो तो यहाँ हमें कोई पद का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से निरुपाधिक तर्क वाक्य जो हैं उनका ढांचा इसी प्रकार से होगा। उद्देश्य, विधेय, परिमाण और गुण। सामान्यतः सबसे पहले परिमाण आता है, परिमाण के बाद में इसमें उद्देश्य आएगा, उद्देश्य के बाद में इसमें प्रेडिकेट आएगा, प्रेडिकेट के बाद में इसमें क्वालिटी आएगी। धन्यवाद।